नमस्कार, मैं राकेश कुमार झा आप सभी दर्शकों को स्वागत करता हूं। आज हमारे साथ हमारे विशिष्ट मेहमान हैं श्री शंकर कुमार झा जी। श्री शंकर कुमार झा जी 25 वर्षों से अधिक का अनुभव रखते हैं कानून के क्षेत्र में। सर का एक लंबा अनुभव है और विभिन्न कोर्ट्स के अंदर ये प्रैक्टिस करते हैं, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में। इसके अलावा सर का एक बहुत लंबा अनुभव है और ये अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे अपनी जो जिम्मेदारियां हैं बखूबी निभाया है। सामाजिक सरोकार से इनका काफ़ी अधिक संबंध रहा है और कई ऐसे प्रतिष्ठित संस्थान हैं जहां पे सर ने अपने कार्यों को एक अमली जामा पहनाया है। आज हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि इन्होंने अपने व्यस्तम कार्यक्रम से समय निकालकर विशेष रूप से जो छात्र हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, उनके सामने 12वीं एग्जाम के बाद किस तरह की चुनौतियां होती हैं कैरियर को लेके, तमाम ऐसे पर्सपेक्टिव्स हैं जिसको एज ए लॉयर, एज ए कानूनवेत्ता ये हम लोगों के साथ शेयर करेंगे। श्री शंकर कुमार झा जी, आपको मैं हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं और हमारे साथ जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, खास के ऐसे लोग जो बच्चे हैं जिनके सामने कैरियर्स की पर्सपेक्टिव को लेके समस्याएं रहती हैं, और विशेष रूप से चूंकि आप कानून के जानकार हैं, कानून के बारीकी को समझते हैं, तो आपसे मेरा ये निवेदन है कि आप अपने बारे में बताते हुए विस्तार से इसको आप एक औपचारिक और अनौपचारिक दोनों तरीके से ये वार्तालाप को मान सकते हैं। यह एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे 10,000 से अधिक लोग जुड़े हुए हैं और उन चीज़ों को समझ के आज के जो युवा हैं, विशेष रूप से ऐसे युवा जो कानून के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं, उनके सामने बहुत सारे संशय की स्थिति रहती है। जैसे माध्यम को लेकर रहता है कि एक अच्छे वकील बनने के लिए हमें कहीं ना कहीं हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी का भी विशिष्ट ज्ञान होना चाहिए, या 12वीं के बाद कैसे हो सकता है, या हम जो स्नातक के बाद कैसे कर सकते हैं। तो तमाम ऐसे मुद्दे हैं, आप उसके जानकार हैं, आप हम लोगों को बताएं, हमारे जो छात्र जुड़े हुए हैं उनको बताएं। और मैं आपको हृदय से फिर से आपको स्वागत करता हूं। और श्री शंकर कुमार झा जी, प्लीज। धन्यवाद राकेश जी, ये मेरे लिए सौभाग्य का विषय है कि आपने मुझे इस महत्वपूर्ण विषय पे अपने विचार को रखने के लिए आमंत्रित किया है। और ये और भी मेरे लिए बड़ा सौभाग्य की बात है कि मेरी इन बातों को आप उन व्यक्तियों तक, उन बच्चों तक पहुंचाएंगे जिन बच्चों को इससे कुछ लाभ और मार्गदर्शन मिल सकता है। मैं थोड़ा सा अपने बारे में बता दूं, जैसा कि आपने आग्रह किया है। शुरुआती दिनों में ग्रेजुएशन की शिक्षा मैंने LNMU, ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय समस्तीपुर कॉलेज से किया। वहां से ग्रेजुएशन करने के बाद मेरा दिल्ली आगमन हुआ। दिल्ली में उन दिनों विगत 2 वर्षों से दिल्ली विश्वविद्यालय अपने यहाँ LLB, जो पोस्ट ग्रेजुएशन LLB कोर्स है 3 इयर्स का, उसकी में नामांकन के लिए प्रतियोगी परीक्षाओं के द्वारा लोगों को नामांकन दे रही थी। मैं भी आकर के प्रतियोगी परीक्षा में शामिल हुआ और प्रथम जो लिस्ट निकला उनका, उस लिस्ट में मुझे स्थान मिला कैंपस लॉ सेंटर में, जो उन दिनों 3 वर्षीय लॉ के लिए सबसे अच्छा इंस्टीट्यूट माना जाता था। और आज के दिन में भी यह ऊपर के 5 इंस्टीट्यूट में है कैंपस लॉ सेंटर। वैसे तो वहां 3 इंस्टीट्यूट हैं और कैंपस लॉ वहां का सबसे प्रीमियम है, सबसे बढ़िया है। स्वाभाविक रूप से चूंकि आपने हिंदी और अंग्रेजी की बात की है, इस चर्चा में वो दोनों बातें आने वाली है, तो मैं इसको थोड़ा सा और विस्तार से रख देता हूँ। हम लोग मूलतः बिहार से थे। बिहार में खासकर उन दिनों पढ़ाई की स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी और इसीलिए वहां से निकल करके जो विद्यार्थी आते थे वो मूलतः हिंदी के होते थे और यहाँ जो पूरी पढ़ाई की व्यवस्था थी वह अंग्रेजी में थी। एंट्रेंस टेस्ट निकालना अपने आप में कोई बड़ी बात नहीं होती थी, लेकिन एग्जाम्स और पढ़ाई जो कैंपस लॉ सेंटर में थे वो पूर्णतः अंग्रेजी माध्यम में था। हालांकि उन दिनों हिंदी में पढ़ाई की व्यवस्था हो, इसकी लड़ाई चल रही थी, लेकिन हम लोगों का जो अध्ययन हुआ वह अंग्रेजी में ही हुआ। तो उसकी दिक्कत हम लोगों को आई और बिहार से आने के बाद मेहनत करने के बावजूद भी पहला सेमेस्टर जिसमें 5 पेपर होते थे, उसमें जो हम लोगों का अनुभव रहा उसके प्रथम पेपर में, मैं इस चर्चा को इसलिए रख रहा हूं कि हिंदी और अंग्रेजी का फर्क यहाँ थोड़ा सा समझ में आएगा। तो प्रथम पेपर जो ILS था, इंडियन लीगल सिस्टम, उसमें 5 क्वेश्चन के उत्तर देने होते थे। परीक्षार्थी के रूप में मुझे 6 प्रश्नों का उत्तर मालूम था, लेकिन सच्ची बात यह है कि हम
कुल 3.5 प्रश्न लिख पाए थे, और बाद में जो 5 प्रश्न पूरे किए, 1.5 क्वेश्चन, वो 1.5 हम सिर्फ 1.5 वो हमने सिर्फ सही पूछे तो मोटे मोटे पॉइंट्स लिख करके कर दिए थे, इससे कि कुछ ना कुछ मार्क्स आ जाए। जो हमारे कॉपी की जांच करेंगे उनको यह समझ में आ जाए विद्यार्थी को अगर कोई दिक्कत थी तो वो लिखने की प्रक्रिया की दिक्कत थी, विषय का इसको ध्यान में था, आंसर इसके ध्यान में था। एक बात। दूसरी बात, जो अंग्रेजी और हिंदी का फर्क होता है वह यह रहा कि हम जब प्रथम प्रश्न का उत्तर देते रहे तो 3 घंटे के परीक्षा में 1.5 घंटा मुझे लग गया था प्रथम प्रश्न के उत्तर को लिखने में, क्योंकि हम बार बार लिखते थे और काटना पड़ता था। ये मैं इस चर्चा को इसलिए रख रहा हूं, जो विद्यार्थी हिंदी से अंग्रेजी की ओर जाते हैं उनको ये दिक्कत आती है। लेकिन अब स्थिति बदल गई है। अब स्थिति क्या बदल गई है? अब जो नई शिक्षा नीति आ गई है वो तो विभिन्न जगहों पे द्विभाषी त्रिभाषीय हिंदी भाषा में लॉ की पढ़ाई हो, इसकी व्यवस्था तो कर ही रही है। साथ के साथ जो एक और स्थिति बन रही है कि आप व्यवहारिक स्तर पे जिस ढंग से भाषा का प्रचार हो रहा है, व्यवहारिक स्तर पे निचली अदालतों में आपको जब मुवक्किल से बातचीत करनी होती है तो हिंदी का ज्ञान आवश्यक होता है, और हिंदी में ही वो आपको बात समझाते हैं। और उस बात को आप आज की जो दिल्ली के निचली अदालतों की चर्चा करूं तो दिल्ली की निचली अदालतें अपने स्तर पे बड़ा कंफर्टेबल है। आप जाएंगे, अपनी बात रखेंगे तो वो हिंदी में आपकी बात को समझते हैं। तो ये तो थोड़ा सा मेरा वृत्त हो गया कि भाई अब हिंदी अंग्रेजी कैसा होता है, व्यक्ति कैसे आकर के अच्छे से अच्छे इंस्टीट्यूट में जा सकता है। अपने बारे में थोड़ी सी जानकारी और दूं। पहले सेमेस्टर की बात करके अगर छोड़ दूंगा तो बच्चों को डर हो जाएगा, तो इसलिए दूसरे सेमेस्टर की बात करता हूं। बच्चों घबराने की कोई बात नहीं है। पहले सेमेस्टर में जरूर ये दिक्कत आई थी, लेकिन पहले सेमेस्टर के बाद मैंने यह ठान लिया था कि अब ये दिक्कत हम नहीं आने देंगे। तो आप लोगों को बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि दूसरे सेमेस्टर आते आते हम सही पूछिए तो वहां के एक अच्छे छात्रों में जाना जाने लगे, क्योंकि हमारा अच्छा सा नंबर आ गया था। और उसके बाद वहां मेरिट पे हॉस्टल मिलता है। तो मैं दूसरे वर्ष कंप्लीट करते करते इतना नंबर ले आया था कि मुझे दिल्ली विश्वविद्यालय के मानसरोवर हॉस्टल में मेरिट के आधार पे, नंबर के आधार पे हॉस्टल में मिल गया था। तो बच्चों, ये घबराने की कहीं कोई जरूरत नहीं है कि एक बार कहीं किसी कारण से कोई अगर नंबर कम आ गया या कोई एक हिंदी से अंग्रेजी में आए इसलिए थोड़ी सी दिक्कत हो गई, या फिर किसी दूर दराज इलाके से आए और बड़े शहर में आ गए और बिल्कुल ही एक अलग माहौल में आ गए, इस कारण से कोई दिक्कत हो गई, तो वो अपने आप में वो दिक्कत बड़े थोड़े दिनों की होती है। मैं आप लोग सारे बच्चों से यही आग्रह करूंगा कि अपने पे विश्वास करेंगे तो दिक्कत तो होगी, वो जो परिवर्तन है उसका दिक्कत तो होगा, लेकिन आप उसको बड़ी आसानी से आगे बढ़ते रह सकते हैं। और जैसे मुझे अवसर मिला और वैसे आप भी मेहनत कर करके हॉस्टल तक पहुंच सकते हैं, अच्छे विद्यार्थी होने का एक जो है वहां पे गौरव प्राप्त कर सकते हैं। जी जी जी। एक इसी से जुड़ा हुआ प्रश्न है शंकर झा जी। जैसे जो 12वीं करने के बाद आप लोगों के समय में जहाँ तक मैं समझता हूँ कि जो ऑप्शंस थे वो यूजी के बाद ही था। आज लेकिन एक तमाम 12वीं के बाद स्कोप है, अलग अलग कॉलेज है, अलग अलग संस्थाएं। तो उसमें ये 5 ईयर कोर्स और जो ये 3 ईयर्स कोर्स है उसमें क्या बेसिक डिफरेंस होती है? और इसमें सर्वश्रेष्ठ किसे कहा जाए, या तो ग्रेजुएशन के बाद किया जाए या 12वीं के बाद किया जाए? एक तो ये प्रश्न है। इसी से जुड़ा हुआ कैरियर ऑप्शंस क्या क्या है, मतलब आप सरकारी में या प्राइवेट में, उसके बारे में भी जरा विस्तार से बताएं। देखिए, पहली जानकारी जो मैं बच्चों को देना चाहूंगा जो लॉ के लिए एस्पायर कर रहे हैं, जिसका ये है कि आने वाले समय मुझे लॉ ग्रेजुएशन, लॉ को ही कैरियर चुनना है, लॉ के डिफरेंट फील्ड्स हैं, जिस फील्ड में ही कैरियर चुनना है, उसके बारे में एक छोटी सी जानकारी यहाँ देना चाहूंगा कि सीबीएसई अपने 10+2 के कोर्स में भी ऑप्शनल पेपर के रूप में लॉ एक पेपर ऑफर करती है। जिन बच्चों को +2 के बाद भी लॉ करना है उनको मेरे हिसाब से अपने स्कूल में 10+2
2 में ऑप्शनल पेपर के रूप में लॉ को लेना चाहिए। अब दूसरी बात कि लॉ 10+2 के बाद होता है 5 इयर्स कोर्स का, और दूसरा होता है ग्रेजुएशन के बाद +3 इयर्स का होता है। तो 10+2 के बाद इंटीग्रेटेड कोर्स होता है। अब इंटीग्रेटेड कोर्स का बड़ा मतलब है कि आप ग्रेजुएशन नहीं करते हैं तो बीए ग्रेजुएशन कराते हैं, बीकॉम ग्रेजुएशन लॉ कराते हैं, ये बीबीए कराते हैं, कहते हैं कि बिजनेस मैनेजमेंट वाले आप विद्यार्थी हो गए। उसमें अलग अलग स्ट्रीम से इन्होंने अलग अलग कोर्सेस बना रखे हैं। 5 इयर्स कोर्स आज के दिन में बहुतायत यूनिवर्सिटी है, बड़े बच्चे हैं, और वहां पे जो पढ़ने पढ़ाने का तौर तरीका है थोड़ा सा अलग है। और मेरे हिसाब से जिनको एक यह तय किया हुआ है कि मुझे लॉ में ही जाना है, तो जैसे ही आपने 10+2 में लॉ किया, उसके तुरंत बाद अगर आप लॉ करना चाहें तो वो भी एक अच्छा विकल्प है। लेकिन हम लोगों का सोच थोड़ा सा ट्रेडिशनल है, तो हम लोग इस चीज का ध्यान रखते हैं कि बच्चों के व्यक्तित्व के समग्र विकास की आवश्यकता होती है। उस चीज को ध्यान में रखते हुए बच्चे अगर चाहें तो +2 के बाद उनको ग्रेजुएशन किसी अच्छे कॉलेज से एक ऐसे स्ट्रीम से करना चाहिए जो स्ट्रीम लॉ से मिलता जुलता। जैसे अगर कोई बच्चा आने वाले समय में कमर्शियल लॉ में प्रैक्टिस करना चाहता है तो वो क्या कर सकता है? वो चाहे तो कॉमर्स कर सकता है। अब वो बीकॉम कर लेगा तो बहुत सारे ऐसे उसको कोर्सेज की जानकारी सिलेबस में कवर हो जाएंगे, ऐसे सब्जेक्ट्स के जो आने वाले समय में कमर्शियल लॉ में उसको हेल्प कर सकते हैं। सबको पता है कि लॉ, सीए, सीएस इस सब का कॉम्बिनेशन होता है, तो जो बीकॉम कर लेगा उसको सीएस सीएस करने में भी सुविधा होती है, तो लॉ सीएस सीएस हो गया, उसका कोर्स हो गया। इसी ढंग से अब ये तो हो गई लॉ की बात कि आप या तो 5 वर्ष का लॉ कर लिए या 3 वर्ष का लॉ कर लिए। लेकिन लॉ जैसे किसी भी ग्रेजुएशन का पहला कोर्स है, वैसे उसके बाद उसकी पढ़ाई एलएलएम है, पीएचडी है, एमफिल है। आप बाहर जाओ डॉक्टरेट करके आओ। तो जिसको एकेडमिक्स में जाना है वो जनरली हायर स्टडी करते हैं, लॉ में भी हायर स्टडी का स्ट्रीम है। जिनको लॉ एज ए पेपर लेकर के अलग या लॉ का डिग्री लेकर के अलग अलग किसी कैरियर में जाना है तो उसके क्या क्या कैरियर हो सकते हैं? हायर एजुकेशन के साथ तो आप एजुकेशन में जा ही सकते हैं, रिसर्च करके आप प्रोफेसर तक बनते हैं, डीन, वीसी सब इसके व्यवस्था है सब। अब तो स्पेशलाइज्ड लॉ कॉलेज, लॉ यूनिवर्सिटी है, तो समझ सकते हैं कितना रिक्वायर्ड है लॉयर्स का, लॉ हायर स्टडीज में किए हुए लॉयर्स का और लॉ ग्रेजुएट्स का। उसके अलावा सबको, आप लोगों के ध्यान में 2-3 चीज आता होगा जब लॉ के बाद की बात, बड़ा स्पष्ट रूप से दिखता है। क्या दिखता है? तो दिखता है कि भाई हम जज बन जाएंगे। और मेरा अपना मानना है, मैं जरूर से बच्चों के लिए कहूंगा कि जुडिशियरी आज के दिन में एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। तो जुडिशियरी एक हो गया। दूसरा क्या है, सबके ध्यान में होता होगा कि भाई लॉ के बाद पारा लीगल बहुत सारे वर्क्स हैं, गवर्नमेंट एजेंसी में हैं। आप पूरे जुडिशियरी में लॉ ग्रेजुएट्स के डिफरेंट पोस्ट होते हैं कि जहां पे आप जाएंगे, आप कमीशन दे करके आर्मी में, सेना के डिफरेंट कोर्ट के ऑफिस में आप जा सकते हैं। डिफरेंट कंपनियां, ऐसे समझ लें डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस आज के दिन में मैंडेटरी लॉ ऑफिसर्स रखते हैं। डिफरेंट कंपनियों के पास आज के दिन में अपना एक सेपरेट लीगल डिपार्टमेंट होता है। तो आप देखें कि एक तो जुडिशियरी हो गया, एक आपके लिए अलग पारा लीगल का जहां पे जॉब है वो हो गया, उसके अलावा अलग अलग पीएसयू या प्राइवेट सेक्टर में लॉ ऑफिसर्स हो गए, एकेडमिक्स हो गया। तो ये सारे मेन कोर्स हैं जिसमें आपको लॉ के बाद कैरियर का ओपनिंग होता है। इसके अलावा सबके ध्यान में है, राकेश जी चूंकि यूपीएससी की बच्चों को पढ़ाते लिखाते हैं,
तो इनके तो ध्यान में बड़ा स्पष्ट रूप से लॉ आज के दिन में एक बहुत ही अच्छा ऑप्शनल पेपर है, चाहे वो यूपीएससी हो या किसी सरकारी पीसीएस एग्जाम हो, किसी स्टेट का पीसीएस एग्जाम हो। तो लॉ मार्क्स फेचिंग सब्जेक्ट है। एक और बात, जो बच्चे लॉ सीरियसली पढ़ रहे हो, हम लोग चूंकि इसकी तैयारी नहीं किए, लेकिन हमारे यहाँ हम लोगों के समय में लोग लॉ सिर्फ इसलिए करते थे कि लॉ करने के बाद जो यूपीएससी में लॉ पेपर लेकर के देंगे तो वो वहां पे इनके लिए रास्ता आसान हो जाएगा, क्योंकि लॉ अपने आप में साइंस की तरह एक अर्थ में टेक्निकल सब्जेक्ट है। तो जो टेक्निकल सब्जेक्ट है तो नंबर इसमें बढ़िया आते हैं जब आप चीजों को टेक्निकली करेक्ट रूप से लिख देते हैं। तो लॉ कैसे बहुत सारे आयाम हैं। राकेश जी बोल रहे हैं मैंने बुक राइटिंग की बात क्यों नहीं की, मैंने अदर रिसर्च की क्यों नहीं बात की, वो सारे अपने आप में आयाम है। झा जी एक बात और बताएं आप कि जिस तरीके से जो मैं यहाँ पे ग्रामीण और शहरी युवाओं की बात करता हूँ, तो ग्रामीण जो बच्चे होते हैं उनके ये महत्वाकांक्षा होती है कि हम 12th के बाद या बीए के बाद, और भाषा को लेके आपने तो प्रैक्टिस की बात की कि किस तरीके से हाई कोर्ट और इस तरीके की, लेकिन ऐसे बच्चों को क्या संदेश देना चाहेंगे जिनके सपने तो हैं कि मैं लॉ पढ़ूं और खास के भाषा को लेके उनमें संशय की स्थिति बन जाती है, तो इस तरीके से कैसे उस गैप को आप कम कर सकते हैं, कैसे अपनी चीजों को एक साथ लेके चलें ताकि उनको एक बेहतर एक जो है रिजल्ट मिल सके और अपने सपनों की उड़ान को देख सकें। देखिए, लॉ के बारे में एक चीज बता देता हूँ, जो लीगल प्रैक्टिस है उसके बारे में कहा जाता है ये समुद्र है। जब हम समुद्र कहते हैं तो इसका अर्थ यह होता है कि आप जहां हैं जैसा है आपके लिए अपनी एक जगह सुनिश्चित है। मैंने कहा कि चर्चा में रखी बात कि हम जब लॉ कर रहे थे, ये 92-95 की बात है, उस समय में भी दिल्ली विश्वविद्यालय में हिंदी में लॉ की पढ़ाई हो और परीक्षा हो, इसके लिए आंदोलन चल रहा था। अब तो भाषाई समृद्धि को लेकर के सरकार भी सजग हो चुकी है। नई शिक्षा नीति में भाषा को बड़ी मजबूती के साथ रखा गया है और हम लोग जिस अभियान से जुड़े हुए हैं, जिस आंदोलन से जुड़े हुए हैं, उस अभियान और आंदोलन ने भी बड़ी बड़ी सफलताएं प्राप्त की है। उसमें से एक सफलता आप लोगों को ध्यान दिलाता चलूं कि भाई सर्वोच्च न्यायालय के अंदर में 11 क्षेत्रीय भाषाओं में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों के अनुवाद की कॉपियां वहां के जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर अपलोड किए जा रहे हैं। इसके कहने का मतलब यह है कि अन्य अन्य उच्च न्यायालयों में क्षेत्रीय भाषाओं का प्रयोग की बहुलता तो शुरू हो ही गई है। यह विषय अब सर्वोच्च न्यायालय तक पहुंच चुका है। अगर कोई व्यक्ति निचली अदालत में या उच्च न्यायालय स्तर पे काम करना चाहता है तो वो बिना किसी परेशानी के अपनी क्षेत्रीय भाषाओं में, आधिकारिक क्षेत्रीय भाषाओं में लॉ को अगर पढ़े तो भी उसको वहां पे कोई दिक्कत नहीं आएगी। यह स्पष्ट है। व्यवहारिक स्थिति तो यह है कि आज के दिन में संपर्क भाषा के रूप में लॉ क्षेत्र में, विधि क्षेत्र में अंग्रेजी भाषा है संपर्क भाषा, ये व्यवहारिक बात है। लेकिन जो 10 साल 15 साल आगे का देख रहे हैं उनको मैं एक आश्वासन दे सकता हूं कि आने वाले समय में संपर्क भाषा में भी हो सकता है, विधि क्षेत्र में भी, जिस ढंग से अन्य क्षेत्रों में हिंदी ने अपनी जगह बनाई है, हम लोग ऐसा हमें दिखता है भविष्य कि आने वाले समय में सर्वोच्च न्यायालय में भी हिंदी में कार्रवाई शुरू होगी। चूंकि हम कानून की चर्चा कर रहे हैं तो अगर आप उचित समझे तो मैं सिर्फ 2 प्रावधानों का, संविधान के 2 प्रावधानों का उल्लेख करता चलूं तो बच्चों को भाषा संबंधी चीजों की स्पष्टता हो जाएगी।
सर्वोच्च न्यायालय में की जो भाषा है वह क्या होनी चाहिए कामकाज की, इसकी व्यवस्था आर्टिकल 348 अनुच्छेद 348 में दिया गया है संविधान के। और वह जो आर्टिकल है 348, वह इन शब्दों से शुरू होता है कि जब तक कानून द्वारा, संसद को कानून बनाना है, और जब तक कानून द्वारा कोई अन्य व्यवस्था नहीं लाई जाती है तब तक सर्वोच्च न्यायालय की भाषा अंग्रेजी होगी। यह सिर्फ शुरुआती 15 दिनों तक जो है बाध्य था। तो भाई जिस हिसाब से सारी चीजों में परिवर्तन हो रहा है, हम ये कह सकते हैं कि आने वाले समय में सर्वोच्च न्यायालय की भाषा अंग्रेजी के अलावा अन्य भी हो, ऐसा कानून बना करके व्यवस्था लाई जा सकती है। दूसरी बात, भाषा पे चर्चा करता हुआ बताऊं उच्च न्यायालय में क्या स्थिति है। तो उच्च न्यायालयों के अंदर में यह व्यवस्था दी गई है 348(2) में कि राज्य सरकार, मैं राज्य सरकार की बात करता हूं, क्यों, सर्वोच्च न्यायालय तो मान लो केंद्र सरकार के अंदर आ गया, संसद के अंदर आ गया, लेकिन उच्च न्यायालय राज्य सरकारों के अधीन है। तो राज्य सरकारों को यह अधिकार दिया गया है कि यह अपने राज्यपाल महोदय के माध्यम से, राष्ट्रपति महोदय के पूर्व अनुमति से अपने अपने राज्य में उच्च न्यायालयों में कामकाज की भाषा वहां की आधिकारिक क्षेत्रीय भाषा अथवा हिंदी ला सकती है। और इसी शक्ति का प्रयोग करते हुए देश के 4 न्यायालयों में, बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और मध्य प्रदेश में हिंदी में कामकाज हो रहा है। हरियाणा भी इस ओर अग्रसर हो चुका है। गुजरात, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और भी 1-2 राज्य हैं जिसका भी ध्यान स्मरण नहीं आ रहा है, इन राज्यों ने भी अपने राज्य में क्षेत्रीय भाषाओं में उनके उच्च न्यायालय कार्य करें, इसके लिए पहल की है। तो कहने का तात्पर्य है कि संविधान के अंदर की व्यवस्था भी कुछ ऐसी बनाई गई है जिसके आधार पर आप ऐसा कुछ अनुमान लगा सकते हैं कि आने वाले समय में, और जो वर्तमान सरकार की स्थिति है, शिक्षा नीति है, इस भाषा को लेकर के जो एक विशेष आग्रह है, इन सबों को ध्यान में रख करके आप ऐसा अनुमान लगा सकते हैं कि आने वाले समय में आपके लिए अंग्रेजी में विधि कार्य की अनिवार्यता खत्म होने वाली है। अब थोड़ी सी निचली अदालतों के बारे में बता देता हूं, अगर राकेश जी के पास समय हो तो। जी बताएं। तो निचली अदालतों में पहले से ही व्यवस्था दी गई है, सबके ध्यान में भी है कि भाई वहां की क्षेत्रीय, उस राज्य की क्षेत्रीय भाषा में कार्य होता है। तो सभी निचली अदालतों में, अलग किसी भी राज्य में चले जाएं, वहां के राज्य की क्षेत्रीय भाषाओं में कार्य आज के दिन हो रहा है। दिल्ली में भी दिल्ली सरकार ने विशेष व्यवस्था की है कि हिंदी में कार्य हो। एक प्रश्न और है कि जो बच्चे आज सपने देख रहे हैं एक बेहतर वकील बनने का, और आपने जैसा कहा कि सभी के सपने अलग अलग होते हैं, लेकिन उसमें जो कुछ ऐसे बच्चे हैं जो चाहते हैं कि हम एक बेहतर मुकाम हासिल करें, कुछ लैंडमार्क चीजें अपने लाइफ में हो, तो एक अच्छे वकील बनने के, हालांकि इसका कोई प्रोटोकॉल नहीं है, मैं समझ सकता हूँ, लेकिन आपके हिसाब से जो कॉलेज के दिन या कह ले स्कूल के जो 10वीं 8वीं के बाद है, जैसे आप देखते होंगे कि हमारे समाज के अंदर लगातार जो बच्चों की परवरिश होती है कि अमुक डॉक्टर बनेगा, अमुक इंजीनियर बनेगा, इस तरह के एक सपने होते हैं, और बहुत सारी संस्थाएं इसको लेके कार्य भी करती है, और 8वीं से लेके 6वीं से लेके एक तरह का एक तैयारी है, और मैं उसमें कोई गलत नहीं मानता हूँ, वो उनकी सोच है। लेकिन ऐसे भी लोग हैं जो युवा, जो फैमिली अपने बच्चों को इस तरह का 8वीं से 10वीं से 12वीं से किस तरीके की चीजें हो, उनको एक बेहतर वकील बनने के लिए, जैसे हमने इतिहास के पन्नों में भी देखा कि मोतीलाल नेहरू के बेटे जवाहरलाल नेहरू थे, तमाम इस तरह की लेगेसी अपने यहाँ आज भी हैं, खास करके ऐसे लोग हैं, ऐसी फैमिलीज हैं, तो उनके लिए ऐसा कौन सा, मतलब कौन से ऐसे एट्रीब्यूट्स हैं, किन किन चीजों को ध्यान में रखना चाहिए ताकि एक बेहतर
नागरिक के साथ साथ वो बेहतर वकील भी बन सकते हैं। कौन कौन से ऐसी तत्व हो उसके बारे में आप थोड़ी सी जानकारी देते हुए युवाओं को संदेश भी दें, ये हमारा एक निवेदन है। देखिए, वकालत पेशा में जो मैं आपको कहना चाहूंगा, हर पेशे में मेहनत बहुत खोजता है। इसमें एक बात का ध्यान रखना है, भाषा पे पकड़ तो होनी ही चाहिए, चाहे वो लिखने की हो चाहे बोलने की हो। हर वकील अपने आप में कंप्लीट इंस्टीट्यूशन होता है। मतलब एक स्तर पे उसको प्रोडक्शन भी करना है, पैकेजिंग भी करना है, मार्केटिंग भी करना है, डिलीवरी भी करना है, कलेक्शन भी करना है, और मार्केट में सस्टेन्ड रहे, उसका परफॉर्मेंस लगातार अच्छा हो, इस बात का भी ध्यान रखना है। तो आप इससे समझ सकते हैं कि एक वकील को अंदर से बड़ा मजबूत होना पड़ता है। एक वकील को समाज एक मजबूत व्यक्ति के रूप में देखता है। तो समाज चूंकि एक मजबूत व्यक्ति के रूप में देखता है, तो उसके पीछे बहुत सारे कारण हैं। बहुत बार वकील उनके लिए खड़ा होता है जिनको समाज नकारता है। वकील सरकार के खिलाफ खड़ा होता है, वकील व्यवस्था के खिलाफ खड़ा होता है, वकील कभी कभी उस अपराधी के लिए खड़ा होता है जो अपराधी बड़ा खूंखार होता है। कभी वकील कभी कभी उस झगड़े में हाथ डालता है जिस झगड़े में जो भी जिस हैसियत से जाता है उसको दूसरा पार्टी पक्षकार के रूप में देखने लग जाता है। वह सिर्फ एक व्यवसायी है और उसको उस झगड़े से व्यक्तिगत कोई लेना देना नहीं है। इस बात की समझ दूसरे पक्षकार को बहुत बार नहीं होती है। तो ऐसे में जो पहली बात है, आपको हर दृष्टिकोण से सही अर्थों में मजबूत होना पड़ेगा। और यही कारण है कि एक समय में सोच यह थी कि वकील बनने के लिए आपका पारिवारिक पृष्ठभूमि बड़ा मजबूत होना चाहिए। अब आप समझ सकते होंगे कि ऐसी बात लोग क्यों करते होंगे, यह ट्रेडिशनल सोच क्यों होता होगा। लेकिन अब समय बदल गया है। अब समय बदल गया है तो आप मेहनत करें। आज के दिन में टेक्नोलॉजी का समय है, टेक्नोलॉजी पे आप सब निपुणता हासिल करें। आज के समय में समय बहुत फास्ट है, तो फास्ट होने के नाते जो लेटेस्ट जजमेंट्स से या कानून से जो व्यवस्था में परिवर्तन आ रहा है उसकी जानकारी रखनी पड़ती है। समाज का किस हिसाब से समाज में बदलाव आ रहा है, क्योंकि समाज में कैसे कानून की आवश्यकता है उस कानून में आपको निपुणता होनी चाहिए। यही सब कुछ चीजें हैं। इथिकल प्रैक्टिस करना चाहिए। इथिकल प्रैक्टिस जो इथिकल प्रैक्टिस में ये है कि आप 100 अच्छे काम करें और एक अनइथिकल काम किसी ने कर लिया और इस कारण से वो अगर कहीं उलझ गया तो फिर उसके जीवन बदल जाते हैं और बिगड़ जाते हैं। तो इसीलिए हमेशा ये प्रयास हो कि हम इथिकल काम करेंगे, कहीं कोई अनइथिकल काम नहीं करेंगे। कभी संघर्ष करने का अगर इथिकल काम के कारण आता है तो उसके लिए आपको अंदर से सिर्फ तैयार रहना चाहिए। बाकी इस प्रोफेशन में एक बार आप अपने जगह बना लिए तो आपको अंदर से बड़ा ही संतुष्टि मिलेगी। आपको लगेगा कि आपने बहुत अच्छा काम किया है। किसी जरूरतमंद को आपने अगर कभी मदद पहुंचाने का अवसर आपको मिल गया तो आपको अंदर से बड़ी संतुष्टि आएगी, शक्ति बढ़ेगी। आपने किसी गलत को गलत साबित कर दिया तो भी आपको बड़ा अच्छा लगेगा कि आदमी गलत था और इसको हमने समझा दिया कि तुमने गलती की थी इसके साथ। तो ये सब सेटिस्फेक्शन तो है ही। बिल्कुल बिल्कुल। तो शंकर झा जी ने बड़े विस्तार से बताया और जाहिर सी बात है बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कोडिफाई नहीं की जाती है, लेकिन एक जो छोटी छोटी मोटी मोटी बातें हैं, क्या क्या गुण होने चाहिए बेहतर वकील बनने के लिए, और कुछ बातें बिल्कुल क्लियर हो चुका हूँ मित्रों कि ऐसा नहीं है कि आपका लीगेसी एक बहुत बड़े फैमिली बैकग्राउंड से है उसी तरह के हैं तभी हो पाएंगे, क्योंकि आज तरह जिस तरह से शंकर झा जी ने बताया कैरियर के ऑप्शंस हैं, तमाम ऐसी चीजें हैं, प्राइवेट में भी है गवर्नमेंट में भी है। और आपके ऊपर यदि भाषा का पकड़ है, चाहे जो भी है हिंदी अंग्रेजी या अन्य भाषाएं,
और आपके अंदर यदि लड़ने की, जुझारूपन होने की क्षमता है, ये तमाम ऐसे एस्पेक्ट्स हैं जो यदि आज के युवा हैं, खास के ऐसे लोग जो सिविल सेवा के साथ साथ कई ऐसे लोग हैं जो उसमें भी कैरियर अपनाते हैं, तो मैं समझता हूँ कि एक बेहतर ऑप्शन है। शंकर झा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अंत में जाते जाते आप एक संदेश दें कि आज के युवाओं को, जहाँ इतनी परेशानियां हैं, इतने चैलेंजेस हैं, और भारत पूरे विश्व में सबसे अधिक युवाओं को रखता है, तो जो डेमोग्राफिक डिविडेंड होना चाहिए, जो डेमोग्राफिक, जो कहता है बर्डन नहीं हो, एक जनसंख्या हमारे पास एक बहुत बड़ा एक अभिशाप नहीं बने बल्कि है, तो इसमें किस तरीके से उनको एक पॉजिटिव सोच के साथ, जैसा आपने अपने जीवन के अनुभव शेयर किया, चाहे वो किसी भी स्तर के संघर्ष हो, तो एक पॉजिटिव मैसेज देते हुए इस वार्तालाप को विराम देंगे और आपका धन्यवाद भी मैं करता हूँ। तो आप बताएं कि मैसेज क्या देंगे आज के युवाओं को। छात्रों से तो बस इतना ही कहूंगा कि आप भविष्य हैं और ये भरोसा अंदर से लेकर के चलें। आने वाला समय आप ही युवा तुर्कों का है। जिस हिसाब से समाज में की समृद्धि हो रही है, उसी हिसाब से कानून के विद्यार्थियों के लिए अपॉर्चुनिटी का विस्तार हो रहा है। आप सब मेहनत करें, अपने आप पे विश्वास बनाए रखें और यह मान के चलें कि आने वाला समय पूरे विश्व में सिर्फ और सिर्फ भारत का है, और चूंकि वह भारत का है तो भारत और कोई नहीं, आप सभी युवा वर्ग हैं। आप उस मजबूती के साथ आगे बढ़ें और आप निश्चित रूप से पाएंगे कि आपका समय हम लोगों के समय से काफी बेहतर होगा। आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। धन्यवाद राकेश जी। धन्यवाद शंकर। नमस्कार। नमस्कार शंकर झा जी, बहुत बहुत धन्यवाद। इस शो को खत्म करने से पहले दो बातें बताऊंगा कि जो एक सोच है पॉजिटिव होनी चाहिए छात्रों में, और सबसे बड़ी बात है मन के जीते जीत है, मन के हारे हार। और इससे भी बड़ी बात कहता है ना, जग में जब तू आया था, जग में जब तू आया था, तो जग हंसा था तू रोया था, बसर कर तू ऐसी जिंदगी, जग रोए तू हंसता जा। दोस्तों, जब एक किसी शख्सियत की या ऐसे संतों की या किसी भी ऐसे व्यक्ति हैं जिनकी मृत्यु होती है, जिनका क्षरण हो जाता है, लेकिन उनके कार्य काफी सदियों तक माने जाते हैं। स्वामी विवेकानंद के कार्य आप देखें, 45 साल की उम्र में ही उन्होंने बहुत सारी चीजें कर दी थी। तो मेरा यही मानना है कि चाहे वो ईस्टर्न सोसाइटी हो, वेस्टर्न सोसाइटी हो, चाहे वो यहाँ के विद्वान हो, चाहे वो पश्चिम जगत के हो, आज जिस तरीके से कोविड क्राइसिस है, पूरी दुनिया के लोग साइंटिस्ट लगे हुए हैं और इसी कड़ी में हमारे भी वैज्ञानिक कार्य कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से हम इस तरह की चर्चा जारी रखेंगे। अगले बार हमारे साथ होंगे एक डॉक्टर साहब हैं, डॉक्टर अभिषेक शंकर जी। उनके साथ मैं युवाओं को लेके आऊंगा, ताकि किस तरीके से आज के युवा अपनी जो उनकी शारीरिक अक्षमताएं हैं, उनकी परेशानियां हैं, उसको एक साथ वो रख सकते हैं और किस तरीके से एक बेहतर स्वास्थ्य के साथ वो काम कर सकते हैं। आज का जो ये हमारा डिस्कशन था, कानून को लेकर था, और ये हमारा सौभाग्य है कि श्री शंकर झा जी ने अपना समय निकाला और हमें दिया, और सीमित संसाधनों के साथ ये कार्य किया जा रहा है। इसके लिए झा जी को बहुत बहुत नमस्कार। थैंक यू वेरी मच। ऑल द बेस्ट सर। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू। नमस्कार। नमस्ते।